हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे हिमैटिनिक्स वो कंपाउंड जो कि आपके ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसमें आयरन है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है। तो आयरन और विटामिन B12 को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और आज जो हम थर्ड हिमैटिनिक्स, ऑब्वियसली ये मैचुरेशन, जैसे B12 था इसे मैचुरेशन फैक्टर भी बोलते हैं, सेम वैसे ही आप फोलिक एसिड को भी मैचुरेशन फैक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीसी के मैच्योर होने में, किसी भी सेल के मैच्योर होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फोलिक एसिड जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होता है, हमें डाइट के थ्रू ही इसे लेना पड़ता है। अब डाइट में भी आप किस तरीके से ले रहे हो, एक तो है आप डाइट के थ्रू ले रहे हो, ठीक है, एक है अगर मान लीजिए किसी को फोलिक एसिड की, आपकी फोलेट की डेफिशिएंसी हो गई है तो आप ऑब्वियसली सिंथेटिक फॉर्म में आप फोलिक एसिड को इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और जो भी है आप उसके थ्रू लोगे। तो दोनों में जो आपका फोलेट की फॉर्म होती है वो वेरी करती है, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कैसे वेरिएशन आता है। तो अभी फिलहाल के लिए जानना जरूरी है कि जो फोलेट है वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, हमें उसे फूड के थ्रू ही लेना पड़ता है। तो कौन कौन से हमारे डाइट सोर्स हैं, डाइटरी सोर्स हैं जिनके थ्रू हमें फोलेट मिल सकता है। तो अगर मैं डाइटरी सोर्स की बात करूं तो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनमें बहुत अच्छा अमाउंट में हमें फोलिक एसिड मिल जाता है। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं लाइक सेरियल्स हैं, आपके ग्रेन्स हैं, आपके राइस हैं, जो फोर्टिफाइड है, फोर्टिफाइड मीन्स मतलब ट्रीटेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अगर नॉर्थ अमेरिका में देखें तो वहाँ पे आपके जो ये फूड्स आते हैं आपके जैसे सीरियल्स है, ग्रेन, राइस, ये सारे फोर्टिफाइड फॉर्म में आते हैं, यानी कि फोलिक एसिड या आयरन के साथ ट्रीटेड होंगे, यानी कि उनमें आपका फोलिक एसिड आयरन आपका प्रेजेंट होगा, यानी कि आफ्टर ट्रीटमेंट वो आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे फूड्स में आपका क्या होता है, आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके नट्स हैं, आपके या मीट है, इनमें भी आपका फोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं फोलिक एसिड हम डाइट के ही थ्रू ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर हम नॉर्मल बॉडी स्टोर की बात करें कि हमारी बॉडी में नॉर्मली कितना आपका फोलिक एसिड, फोलेट प्रेजेंट होता है, तो 0.5 से 20 mg हमारा रेंज है पूरा, इतना फोलिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेली रिक्वायरमेंट। अब आपको इंसान को कितना आपका फोलिक एसिड लेना चाहिए, तो ये भी जो डेली रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वेरी करेगा। तो चलिए देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट तो देखो एज के अकॉर्डिंग क्या है देखते हैं। 1 to 3 ईयर, जो मैं पहले हम डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। 4 to 8 ईयर, 8 से 13 साल में कितना आपको चाहिए होगा, ठीक है, ये एज के हिसाब से है। मोर देन 14 ईयर या 13 ही यहाँ पे मेंशन करती हूँ, जो 13 से ऊपर के हैं उनको कितना चाहिए होता है फोलिक एसिड। इन केस ऑफ लैक्टेशन, अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीड करा रही है बच्चे को, तो कितना चाहिए। और लास्ट है आपका प्रेगनेंसी। तो ये आपकी क्या है, कैटेगरी है जिनके अकॉर्डिंग आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ 1 to 3 ईयर्स जो एज है उसमें कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो 150 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। एक दिन में आपको 150 माइक्रोग्राम देना पड़ेगा। 4 to 8 ईयर्स, इतने एज का है कोई, इस रेंज में आपका लाई करता है, तो 200 माइक्रोग्राम पर डे आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट 8 to 13 ईयर अगर है तो 300 माइक्रोग्राम पर डे रहेगा आपका। मोर देन 13 ईयर अगर किसी की एज है तो 400 माइक्रोग्राम पर डे आपको फोलिक एसिड देना चाहिए। इन केस ऑफ लैक्टेशन आपको देना चाहिए 500 माइक्रोग्राम पर डे। कोई फीमेल ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसको 500 माइक्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी एक दिन में। और प्रेगनेंसी के केस में जो रहता है वो है 600 माइक्रोग्राम पर डे। और ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी भी अगर आपकी क्या है, प्रेगनेंसी में भी अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब आपका क्या है, जब आपका फीटस, आपका एम्ब्रायो, स्टार्टिंग फेज में हम बात करते हैं, जब स्पर्म और एग के फ्यूज होने से जो जाइगोट बनता है, उसके बाद जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले क्या बनती है, न्यूरल ट्यूब बनती है, ठीक है। वो न्यूरल ट्यूब क्या करती है, उसी के थ्रू आपके क्या होता है, आपका ब्रेन बनता है, डेवलप होता है।
जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी से बन रही है। तो जो न्यूरल ट्यूब है उसके डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लगभग आपको ध्यान में रखना होता है कि 12 वीक तक आपको क्या देना पड़ता है स्टार्टिंग में। अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसको पहले भी आपका उसकी हिस्ट्री रही है कि उसके बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ था पहली प्रेगनेंसी में, जिसको मैंने आपको बताया था जब वेल्प्रोइक एसिड हम डिस्कस कर रहे थे, स्पाइना बाइफिडा, उसमें यही होता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप नहीं हो पाती है ना। वो किस वजह से होती है? क्योंकि न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आ चुका है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब ही है जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी बच्चे की, ठीक है। तो स्पेशली होता क्या है, फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा है, जरूरी है उस न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए। और वो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट लगभग आपका स्टार्टिंग के 12 वीक तक हो जाता है, ठीक है। तो 12 वीक तक उस फीमेल को प्रेगनेंसी से पहले तो लेना ही है। प्रेगनेंसी से पहले जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे पहले 1 से 3 महीने पहले से ही उसे फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए और लगभग 12 वीक तक उसे कंटिन्यू करना चाहिए। आफ्टर जब आपका कंसीव कर लिया बेबी को, उसके बाद आपका 12 वीक तक उसे कंटिन्यू रखना है, बिकॉज उस दौरान ही न्यूरल ट्यूब बनेगी, जिसके लिए फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कौन सी बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका पहले से फीमेल रिस्क में है, पहला उसका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर कोई प्रेग्नेंट है जिसके साथ कोई ऐसा रिस्क नहीं है तो 600 माइक्रोग्राम पर डे इनफ होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो एनटीडी है इसका रिस्क है बहुत ज़्यादा, रिस्क मतलब पहली कोई हिस्ट्री रही है, तो उस केस में आप डोज को देखो कितना बढ़ा सकते हो, 4000 माइक्रोग्राम पर डे आप डोज दे सकते हो मैक्सिमम। इस रेंज में आप दे दोगे 600 to 4000। किसी को हो सकता है कि रिस्क कम है तो उसे थोड़ा कम दे दिया, लेकिन मैक्सिमम आप इतनी डोज तक जा सकते हैं अगर किसी को ये वाला रिस्क है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो ये है आपकी डेली रिक्वायरमेंट कि कितना फोलिक एसिड अकॉर्डिंग टू एज लिया जाना चाहिए। अब बात करेंगे हम किसकी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी देख लेते हैं। कौन कौन से बेसिकली कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है किसी भी इंसान को। तो चलिए डेफिशिएंसी पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। तो देखो डेफिशिएंसी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला रीजन क्या हो सकता है, आपने क्या किया, इनटेक ही आपका कम है, ठीक है। आप फोलिक एसिड ले ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप फोलिक एसिड खाने के थ्रू ले ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली बॉडी में कमी होगी ही होगी। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कम होने के, देखो अगर कोई क्या क्या की कारण हो सकते हैं इनटेक कम होने के। अल्कोहलिज्म, कोई ज्यादा अल्कोहल लेता है तो आपको पता है अल्कोहल क्या करता है, आपका अल्कोहल लेने की वजह से क्या होता है, इंसान खाना नहीं खाता है बहुत टाइम, वो उसी से सेटिस्फाई हो जाता है। तो अगर आप फूड ही नहीं ले रहे हो, आपका फूड इनटेक कम हो चुका है, तो आप क्या करोगे, आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और भी डेफिशिएंसी होगी बट फोलिक एसिड की होगी। साथ ही साथ आप अगर ड्रग एब्यूज, कोई भी आपकी ड्रग ऑफ एब्यूज आप ले रहे हो तो वो भी सेम यही करती है, इंसान को पता भी नहीं चलता उसे भूख लग रही है या नहीं लग रही है, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, इनटेक कम रहेगा तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। पुअर इनटेक हो सकता है, आप खाना ऐसा ले रहे हो, बैलेंस डाइट आप नहीं ले रहे हो, जैसे हमने बताया कहाँ पे। वैसे भी हमारा, अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो फूड होता है वो फोर्टिफाइड तो मिलते ही नहीं है, जो सीरियल्स ग्रेन्स वगैरह मिल रही है, तो वहाँ पे आप डिपेंड हो, आपको क्या चाहिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लीजिए, है ना। अब वो भी आप नहीं ले रहे हो, यानी कि पुअर आपका इंटेक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एल्डरली पीपल में, जो ज़्यादा एज हो गई है, तो ज़्यादा एज बढ़ती रहती है तो आपकी एपेटाइट खुद ब खुद कम होती रहती है, तो खाना कम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटेक कम है, तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। 5, वही बात जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ऑर्गेनिक फूड आप ले रहे हैं, फोर्टिफाइड तो हम लेते नहीं हैं, तो उस केस में आपका फिर भी आपका क्या हो रहा है, क्योंकि आपका फोलिक एसिड कंटेंट उसमें है नहीं, कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, तो भी आपका क्या होगा, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये तो कारण है कि आप ले ही नहीं रहे हो, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप फोलिक एसिड ले तो रहे हो लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस सेकंड पॉइंट क्या बनेगा आपका, माल एब्जॉर्प्शन। चलिए माल एब्जॉर्प्शन, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कहाँ से होता है फोलेट का एब्जॉर्प्शन, ड्यूडेनम और जेजुनम से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अपर पार्ट है आपका ड्यूडेनम और जेजुनम, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर
किसी इंसान को आपकी इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर कोई भी इन्फ्लामेटरी सिचुएशन आ गई है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, मैं सिंपल IBD लिख देती हूँ, ठीक है, इन्फ्लामेटरी सिचुएशन है, तो तब भी आपका ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के केस में जो हमारी सेल्स है, एंट्रोसाइट है, जिनके थ्रू आपका एब्जॉर्प्शन होना है, वो जब डैमेज हो रही हैं, जब वहां पे सेल्स ही डैमेज हो रही हैं, तो उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जो फोलेट है वो ब्लड में कैसे जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो सकता है आपका माल एब्जॉर्प्शन का रीजन। इसके अलावा आपका और क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए, माल एब्जॉर्प्शन पता चल गया कि आप ले रहे थे, लेकिन आपके इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, तो खाने का कोई फायदा नहीं है, आप फोलेट चाहे कितना ले रहे हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा जो थर्ड आपका रीजन है वो है कुछ मेडिकेशंस, ठीक है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके थ्रू आपका फोलिक एसिड बेसिकली आप लेते हुए भी उसका मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है। बताती हूँ आपको, डिटेल में भी जाएंगे हम आगे, ठीक है। देखो, जब आपका फोलिक एसिड एब्जॉर्ब होके हमारे लीवर में जाता है तो वहां पे उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेसिकली। तो उस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, मीथोट्रेक्सेट, ठीक है, एंटी कैंसर है ये आपकी। इसके अलावा आती है ट्राइमिथोप्रेम, एंटी मलेरियल जो यूज करते हैं हम, एंटीबायोटिक में भी आपने पढ़ा है, इस एंटीबैक्टीरियल में। पायरिमिथामाइन, ये बेसिकली ये आपकी एंटी मलेरियल ही है, पायरिमिथामाइन। ये क्या करती है, हमारा DHFR, मैं भी आगे आने वाले टॉपिक में आपको बताऊंगी जब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि DHFR का क्या रोल है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ये एंजाइम है जो आपका फोलेट को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये सारी मेडिसिन इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। तो आपको क्या लग रहा है, आप कितना भी फोलेट ले लीजिए, जब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो क्या कुछ असर आएगा बॉडी में, नहीं आएगा, ठीक है। इनको छोड़ के कुछ और मेडिसिन भी हैं, जैसे आती है आपकी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, बेसिकली फेनिटोइन, बार्बिटरेट, कार्बामाजिपिन। ये जो ड्रग है, ये तीनों की तीनों ड्रग, ये क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है, पढ़ा रखा है मैंने आपको, एंजाइम इंड्यूसर, यानी कि ये एंजाइम, जो एंजाइम इसका मेटाबॉलिज्म करता है, जो आपका फोलिक एसिड का, जब फोलेट आप लेते हैं आपके लीवर में जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो एंजाइम इस बेसिकली फोलिक एसिड को या फोलेट को मेटाबोलाइज करता है, ये उस एंजाइम को इंड्यूस कर देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा। अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो उससे क्या होता है, ड्रग का लेवल ब्लड में ड्रॉप कर जाता है, तो इफेक्ट क्या आएगा, कम आएगा। समझ में आ रहे हो। तो अगर आप कोई इंसान फोलेट ले रहा है और साथ में उसकी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग भी चल रही है, तो उस केस में फोलेट का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओके। इसके अलावा एक और हमारी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है जो है वेल्प्रोइक एसिड। पहले क्या था, वेल्प्रोइक एसिड का एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं था कि ये फोलेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, बट एक आपकी एंजाइम है आपका ग्लूटामेट फॉर्माइल ट्रांसफरेज, ठीक है। देखते हैं क्या है, ग्लूटामेट फॉर्माइल ट्रांसफरेज, ये आपका एक एंजाइम है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका वेल्प्रोइक एसिड, ये भी अभी आपका एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये रिसर्चर्स की फाइंडिंग है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि वेल्प्रोइक एसिड का एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता ही नहीं था कि वो कैसे फोलेट के साथ इंटरफेयर करता है। बट बाद में रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च आर्टिकल में दिया हुआ है कि वो क्या करता है, फोलेट जो वेल्प्रोइक एसिड है, ये जो ग्लूटामेट फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर देता है। और ये एंजाइम जो होता है आपका, ये फोलिनिक एसिड जो है आपका, उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फोलिनिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, इसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप खुद सोचिए, वेल्प्रोइक एसिड आप दे रहे हो, ठीक है, वेल्प्रोइक एसिड आप दोगे तो उसकी वजह से ये एंजाइम इनहिबिट होगा, जिसकी वजह से ये जो है फोलिनिक एसिड नहीं बनेगा। तो ये भी आपका किसी तरीके से क्या कर रहा है, फोलेट के इफेक्ट को क्या कर रहा है, आपका कम करने का काम कर रहा है, बट एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म वैसे आपका एंजाइम लिंक नहीं है, ठीक है। ये भी आपकी रिसर्चर्स की फाइंडिंग है जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं, फोर्थ रीजन क्या होगा, इंक्रीज यूटिलाइजेशन,
बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है बॉडी में जहाँ पे यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। फोलिक एसिड आप नॉर्मल ले रहे हो डाइट के थ्रू जितना लेना चाहिए, बट यूटिलाइज वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली फोलिक एसिड ज़्यादा यूज होगा, ज़रूरत जितना पहला यूज होता था उससे ज़्यादा यूज होगा, है ना। तो वो आपका एक केस बनता है। दूसरा केस बनता है आपका हीमोलाइटिक अनीमिया। सपोज कोई इंसान है जिसकी बॉडी में आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो रहा है और आपको पता है फोलिक एसिड आरबीसी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, तो अब क्या होगा, फोलिक एसिड ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना आरबीसी बनाने के लिए। आरबीसी टूट रही है तो नई आरबीसी बनाने के लिए ज्यादा फोलिक एसिड चाहिए, तो यानी कि यूटिलाइजेशन बॉडी का बढ़ चुका है, तो उसके हिसाब से आपको डोज एडजस्ट करके आपको ज्यादा फोलिक एसिड की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, वो है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का क्या रोल होगा, इसमें दिमाग लगाइए। अगर ये जो मैंने बोला कि ये एंजाइम है सपोज DHFR, ठीक है, ये एंजाइम फोलिक एसिड को एक्टिव फॉर्म में लाने का काम करता है। अगर किसी के बॉडी में, किसी के जीन में, ठीक है, किसी के DNA में इस एंजाइम का जो जीन है वो आपका क्या है, आपका म्यूटेटेड फॉर्म में है सपोज, तो होगा कि आपका जो DHFR है फंक्शनल DHFR बनेगा नहीं और ये एक्टिवेशन नहीं होगा। यही तो होता है, ये मैं केवल एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि अगर आपका बेसिकली जेनेटिक यही है कि आपके जीन में म्यूटेशन आ चुका है, तो अगर वो जीन जो कि DHFR को बनाता है, उस प्रोटीन को बनाता है बेसिकली जो DHFR का फंक्शन परफॉर्म करती है, तो होगा कि आपका जब वो जीन में म्यूटेशन आ गया तो यानी कि वो प्रोटीन आपकी नहीं बन रही है। प्रोटीन नहीं बन रही है तो आपको लग रहा है DHFR का फंक्शन परफॉर्म हो पाएगा, नहीं, और DHFR ही है जो फोलेट को इसकी एक्टिव फॉर्म में लाता है। ठीक हो गया, तो ये आपके क्या है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के रीजन है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं फोलिक एसिड के कमी होने के। अब बात करेंगे कि चलिए फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, कारण तो पता चल गए, अब डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, क्या साइन और सिम्टम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे। तो बात करेंगे अबाउट साइन एंड सिम्टम्स। किसी को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो रही है और मैं सारी चीज डिटेल में बताऊंगी आपको। साइन एंड सिम्टम्स में पहला आता है आपका अनीमिया। सबसे कॉमन सी बात है, हमें पता था फोलिक एसिड आरबीसी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोलिक एसिड का अभी एब्जॉर्प्शन और फंक्शन हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है, वहां से आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिलहाल देखिए, हमें पता है फोलिक एसिड आरबीसी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आरबीसी जो है आपकी, आरबीसी का फॉर्मेशन अफेक्ट होगा ना, आरबीसी आपकी क्या होंगी, डिसफंक्शनल आरबीसी आपकी होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आरबीसी का लेवल कम है या आपकी आरबीसी जो बन रही है वो अगर डिफेक्टिव आरबीसी है तो उसकी वजह से क्या होगा, अनीमिया ही होगा ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी अफेक्ट हो रही है। सो फर्स्ट आपका जो साइन है वो है अनीमिया। तो अगर किसी इंसान को अनीमिया है तो क्या क्या साइन आपको देखने को मिलते हैं, किसी में आरबीसी की कमी हो गई तो पूरी स्किन आपको पेलर सी फील होगी, येलो कलर की स्किन हो जाती है। आपको पता है कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका ऑक्सीजन कैरी हो रही थी बॉडी में, तो अगर आपका आरबीसी ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी आपकी क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। तो आपकी क्या होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी इंसान को, ठीक है। साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कत तब भी ज्यादा होगी जब वो कुछ एक्सर्शन, यानी कि अगर कहीं से भाग के आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, तो एकदम से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि अटैक आ रहा है, अस्थमा का अटैक आता है ना, जैसे वो वाली सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। साथ ही साथ थकान महसूस होगी, ऑक्सीजन नहीं रहती है तो आपको पता है बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगता है ना, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपका फटीग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थकान आती है। अनीमिया के अलावा और क्या क्या आपको साइन देखने को मिलेंगे, इसके अलावा है आपका यस माउथ अल्सर, ठीक है, माउथ में अल्सर फॉर्म हो जाते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है आपका डायरिया। इसके अलावा आपका यस आपके, मैंने बताया था आपको जब B12 में बता रही थी कि न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स भी इसमें आते हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, बट जो इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं वो बहुत क्या होते हैं, आपके
रेयर होते हैं, वहां पे आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, देखा था ना, नमनेस हो गया, टिंगलिंग हो गया, वीकनेस है आपकी मसल्स की, मूवमेंट आपके कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है कम आते हैं, और उसमें भी ज्यादातर जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो है कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया, इरिटेबिलिटी, ये आपके मेजर आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यस, वो मुझे ऊपर ही मेंशन कर देना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे आपको लिख रही हूँ जॉइंटिस। जॉइंटिस क्यों हुआ, जॉइंटिस क्यों हुआ बताइए। जॉइंटिस इस वजह से हुआ, आपको दिख रहा था कि जो एनीमिया के केस में क्या होगा, इस वाले केस में जो आरबीसी बनेगी वो डिसफंक्शनल आरबीसी होगी, ठीक है। तो आरबीसी वो अगर किसी काम की नहीं है तो उसका मतलब उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और आरबीसी के टूटने से क्या बनता है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का जितनी ज्यादा आरबीसी टूटेंगी उतना ज्यादा बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा, और बिलिरुबिन के ज्यादा होने की वजह से ही तो आपको जॉइंटिस होता है ना। जॉइंटिस का हीमोलाइसिस की वजह से कैसे जॉइंटिस होता है पढ़ा है पूरा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो उसे हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे जब हम जॉइंटिस के बारे में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो आरबीसी है वो डिसफंक्शनल आरबीसी फॉर्म हो रही है, तो इस वजह से जो आपकी आरबीसी है उसका ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होगा, तो बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बनेगा, और बिलिरुबिन का लेवल आपके जो बाइल पिगमेंट है बेसिकली, अगर इसका लेवल आपके ब्लड में ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो स्किन येलो कलर की हो रही है वो इसी की वजह से तो हो रही है, बिलिरुबिन की वजह से। ओके, सो ये है हमारे साइन एंड सिम्टम्स किसके, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के, ठीक हो गया। तो अगर किसी को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो रही है तो ट्रीट कैसे करना है, ऑब्वियसली आप फोलिक एसिड दोगे, है ना। और साथ में हम क्या करते हैं, अभी आप देखोगे कि फोलिक एसिड और B12 दोनों एक साथ मिलके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए अगर अनीमिया आपका फोलिक एसिड की कमी से हुआ भी है तो B12 को भी साथ में देना जरूरी है। वो अभी हम लोग जब इसका एब्जॉर्प्शन और फंक्शन समझेंगे ना तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। हालांकि हमने B12 में ये पढ़ा हुआ है, उसे हम और डिटेल में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड फंक्शन ऑफ फोलिक एसिड। ओके, कैसे आपका एब्जॉर्ब होता है और कैसे ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। थैंक यू सो मच।